Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. शालू जी, उस रात के बारे में बताइए जब आपके हस्बैंड दिनेश, जो कि सिर्फ 41 इयर्स ओल्ड के थे, और उनकी डेथ जो हुई वो ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि रोक दी गई उसकी वजह से हुई। आपकी लास्ट उनसे कब बात हुई? मैम एक्चुअली दिन में मेरी बात हो रही थी। उसी दिन? हाँ, दिन में मेरी बात हुई थी। मैं उनसे मिलके भी आई थी। डॉक्टर ने मुझे प्लाज्मा के लिए एक दिन पहले बोला था, तो मैं प्लाज्मा अरेंज कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बेबतास करके एक इंजेक्शन है, जिसकी बात 50 जो बाहर की शॉप में थी, और जिसका 50,000 कॉस्ट है। हाँ जी, 50,000 बाहर से थी और हॉस्पिटल के अंदर वाले में 63,000 कॉस्ट थी। तो तकरीबन 3-4 बजे तक मैंने प्लाज्मा अरेंज किया। उसके बाद बीच में मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड का 10 पॉइंट पे 95 to 97 ऑक्सीजन लेवल चल रहा है। मतलब ऑक्सीजन ठीक चल रहा था? हाँ जी। और बोला था कि वो पूरा दिन बैठते हैं, ठीक है, अभी रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड से मिलके भी आई थी। उन्होंने खाना खा रहे थे, कुछ क्लिक्स भी किए थे मैंने कि घर में भेजने के लिए। और उसके बाद जैसे मैं थोड़ा नीचे आके, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, नीचे आके जो भी बातचीत की, घर पे बताया सबको ठीक है। रात को तकरीबन 11:30 बजे के करीब पहले फ़ोन बजा। मैं पूरा दिन और रात हॉस्पिटल में ही स्टे करती थी, तो मैं वहीं पे थी। फ़ोन चार्जिंग पे था, मैंने कॉल मिस की। दोबारा बजा, मैंने जाके फ़ोन उठाया क्योंकि चार्जिंग पे लगाया हुआ था। 11:36 थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप ऊपर आ जाओ। मैंने बोला आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और उसके बाद मैं ऊपर गई तो मुझे 5th फ्लोर पे CCU में मेरे हस्बैंड थे। तो जो गेट पे होते हैं, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। बोला कि आपको तो कोई फ़ोन नहीं आया यहाँ से? मैंने बोला मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया है। उन्होंने मुझे फिर भी नहीं जाने दिया। मैं बहुत ही घबरा रही थी क्योंकि लोग ऐसे आ जा रहे थे अंदर उसी तरफ से। फिर विदिन 5-7 मिनट्स में मैंने बोला भैया, मुझे है ना, गार्ड को बोला मुझे मुझे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट अंदर है। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं टॉयलेट गई और बाहर आने की जगह मेरे हस्बैंड के बेड की तरफ गई और मैंने देखा वहाँ पे कर्टन्स लगा के और सब लोग वहीं पे खड़े हैं। मैं वहाँ पे भाग के गई तो वो लोग हरकत में आए हैं, वो मेरे हस्बैंड की चेस्ट को ऐसे प्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे दूर कर दिया। मुझे देख के वो ऐसे करने लगे। फिर थोड़ी देर में मुझे बुलाया और मुझे बोला कि आपके हस्बैंड को रेस्पिरेटरी और कार्डियक अटैक दोनों साथ साथ पड़े। इस टाइम पे आपको क्या कोई जानकारी थी कि ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम है? नहीं मैम, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। दिन में मैंने हस्बैंड से बात की थी, सब कुछ था, मैं मिल के गई, बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने मुझे बोला 95-97 ऑक्सीजन लेवल चल रहा है, सब कुछ ठीक था। मैंने मेरे हस्बैंड को उस वक्त भी टच किया था, वो उनका हाथ पैर ठंडे थे, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मुझे फिर से दूर कर दिया और 2-4 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया। तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा, 12-1, 12-2। बोला कि अब आपके हस्बैंड नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं रोती रही वहाँ से। फिर मुझे बोले कि आवाज़ हो रही, तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। जैसे तैसे हुआ मैंने घर पे फ़ोन किया और सबको इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में समझ नहीं आया क्या से क्या हो गया और सारी दुनिया खत्म हो गई हमारी। तो आप किसी को क्या बोल सकते हैं who has been through something like this? मुझे लगता है कि मेरे सारे वर्ड्स एक तरह से हॉलो हैं, खोखले हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि कभी भी हॉस्पिटल की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट हुई कि ऑक्सीजन की कमी थी? नहीं मैम, कोई भी कुछ भी नहीं पता चला। इवन जब तक डेथ होने के बाद भी मुझे खुद होश नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे बाद में बोला इनकी तबीयत ख़राब है, ये 2 बार इमरजेंसी में भी जा चुके हैं। उस दिन इमरजेंसी में रात को जहाँ बेड खाली नहीं होते थे, पूरा इमरजेंसी खाली था, एक भी पेशेंट नहीं था वहाँ पे।
मुझे फिर से मैंने बोला मुझे वहीं पे जाना। मैं हस्बैंड से 3-4 बार जाके देखा, मैंने उनको फिर से किया, लेकिन वो नहीं थे। वो उनका हाथ पैर ठंडे बिल्कुल हो चुके थे, अकड़ गया था शरीर। जब तक मैं उनके पास पहुंची शायद मैं उनको जिंदा देख लेती अगर मुझे गार्ड अंदर जाने देता, लेकिन नहीं, उन्होंने इज्जत नहीं किया और इस तरह से मैनिपुलेट किया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या है। मैं अकेले थी वहाँ पर उस वक्त, समझ ही नहीं आया। जब सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे थे और लोगों ने हल्ला कर रखा था ना, सिर्फ तभी पता चला कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से अगले सुबह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या हुआ जब आप अगले सुबह वहाँ पे गई? सिलेंडर्स आ रहे थे, लोग अपने सिलेंडर ला रहे थे। हाँ, गाड़ियों में मोटरसाइकिल पे सिलेंडर लेके आ रहे थे। और मैंने न्यूज़ में भी देखा कि रात को भी सिलेंडर का बड़ा टैंक आया था, जो उन्होंने पता नहीं एक्सेप्ट किया नहीं किया, लेकिन उसका अब करे क्या। बट जो भी हुआ है सिर्फ मेरे साथ भी नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूं। क्या नाम है बच्चों का? मेरा बेटा 6 साल का है, नाम है रूबन कटारिया, और बेटी 11 साल की है, यास्मिन कटारिया। आपने इनको क्या समझाया कि इनके फादर की डेथ कैसे हुई? मतलब बच्चे हैं, इनको नहीं, अभी तो नहीं समझ आएगी, लेकिन एक दिन बच्चे पूछेंगे कि हाउ डिड माय फादर डाई, उस सवाल का जवाब क्या होगा? मैम वैसे मैंने बता दिया है कि क्या हुआ था। जिस वक्त हुआ मेरे बच्चे अपनी नानी के घर पे थे, क्योंकि जैसे कोविड था, कोविड के चलते मैंने बच्चों को उनको वहाँ पे भेज दिया था। तो उसकी डेथ के भी 13वीं पे भी नहीं बुलाया, उसकी भी बाद मैंने बच्चों को बुलाया कि कब तक वहाँ रहेंगे, उनको बताना पड़े। जिस दिन आए मैंने उनको ही फ़ोटो के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि अब डैडी नहीं है इनके। बेटे को तो अभी भी कुछ समझ नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। बेटी को थोड़ा सा है, बट बचपना है तो उनको नहीं समझ कि क्या पहाड़ टूट गया है। और पैसे देने के लिए हॉस्पिटल में भी काफ़ी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि बाकी फैमिलीज भी हमें बताती हैं कि एक तो महंगे महंगे इंजेक्शन थे, 50-60 हज़ार के इंजेक्शन थे, रोज़ के खर्चे थे। हाँ जी। मुश्किल हुई क्या? बहुत मुश्किल हुई। कैसे बंदोबस्त किया आप लोगों ने? मैम जैसे तैसे किया, ले दे के। कितना खर्चा हुआ होगा? मैम हॉस्पिटल के खर्चे के अलावा 6 दिन तक तो उन्होंने 3,500 का रेमडेसिविर लगवाया है। प्लाज्मा मांगा तो प्लाज्मा कोई फ्री में नहीं देता, तो वो सब खर्चा अपने आप किया। कितना कर्जा है? मैम अभी तो कुछ हिसाब लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी है। इसके अलावा 20 लाख का एक लोन है जो अभी चल ही रहा है। 10 लाख का मेरे हस्बैंड ने उतार दिया था। इसके अलावा अभी स्कूल फ़ीस है जो चल रही है, अभी बड़ी मुश्किल से फ़ीस दी है, आगे का पता ही नहीं चल रहा कि कैसे करें। तो अगले महीने बच्चों की स्कूल फ़ी देने के लिए पैसे नहीं? जी मैम। और स्कूल माना नहीं? नहीं मैम, उनको मेल की थी कि स्कूल फ़ी वेव ऑफ कर दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा उनका कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद उसी दिन डॉक्टर से 2 बजे के बाद मिलते हैं, और उसी वक्त उन्होंने एक और इंजेक्शन लिख के दिया जिसकी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, जो हॉस्पिटल के अंदर 63 का था, बाहर 50,000 का था, जो डिस्काउंट के बाद मुझे 40 में मिला था। तो वो भी इंजेक्शन दिया नहीं दिया, प्लाज्मा दिया नहीं दिया, पता नहीं। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड की डेथ समरी नहीं दी थी, तो मैं गई। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास है ना 22 तक के पेपर्स हैं, जो फाइल आपने दिया, 23 का कोई भी पेपर नहीं है। तो MRT की एक मैम डॉक्टर सुचिता कुमारी करके हैं, उनके पास गई, उनसे बात की और थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया। मैं शॉक रह गई। अंदर 5 डॉक्टर ऑलरेडी थे, एक डॉक्टर बाद में आया, और वो मुझे इस तरह प्रेशराइज करके मुझे कहना चाह रहे थे कि उनका कुछ फॉल्ट नहीं है। इतनी मोटी मोटी मेडिकल रिकॉर्ड्स की फाइलें लेके बैठे थे। इवन वो कह रहे मेरे हस्बैंड 20 तारीख से वेंटिलेटर पे थे। मैंने बोला मेरे हस्बैंड बाईपैप पे थे, ऑक्सीजन पे थे, कोई इंटीमेशन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तो आपके हस्बैंड कभी वेंटिलेटर पे नहीं थे? नहीं। उन्होंने बोला इनका कंसेंट फॉर्म चेक करो। उन्होंने कंसेंट फॉर्म ढूंढने लगे, कंसेंट फॉर्म नहीं मिला, तो उन्होंने बोला नेचुरल उस पे थे।
तो उस पर ज़रूरत नहीं, लेकिन वेंटिलेटर पे थे ही नहीं। मेरे हस्बैंड ऑक्सीजन पे थे, बाईपैप पे थे। मुझे पता है, मैं डेली उनसे 1 या 2 बार मिल के आती थी। तो इतना झूठ वो कर रहे हैं। आप किसको दोषी ठहराते हैं? हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल आगे सरकार को ब्लेम करता है, आप किसको दोषी ठहराते हैं? मैम, मैं तीनों को, सरकार को, केंद्र सरकार को और हॉस्पिटल को, तीनों को ही दोषी मानती हूँ। हॉस्पिटल को बताना चाहिए था कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, हम जब इंजेक्शन का इंतज़ाम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए भी कुछ देखते। उनको पता था 6 बजे से उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, उनको बता देते तो शायद मेरे हस्बैंड भी होते। तो आप तीनों को दोषी ठहराते हैं? बिल्कुल, तीनों दोषी हैं। ये ज़रूरी बात शालू जी ने कही कि तीनों ही पार्टीज इसमें जो हैं, चाहे वो आप प्रदेश की दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हॉस्पिटल स्वयं हो, ऑल 3 आर गिल्टी। और सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर आता है, सारे ही परिवार हमें ये पूछते हैं कि अगर जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल उस समय इंटिमेट कर देता कि ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने देखा कि लोग अपने सिलेंडर लेके जा रहे थे, शायद ये भी वो कर पाते। इंजेक्शन्स ऑर्डर करने के टाइम तो बोल दिया कि जाके इंजेक्शन्स खरीद लीजिए, 60-60 हज़ार के इंजेक्शन्स खरीदने को बोला, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में ना तब ना आज तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी एडमिशन, कोई भी एक्नॉलेजमेंट परिवारों के साथ आया है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.